25 दिसंबर 2025 की बात है। रजनी पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि नया साल आने वाला है, घर पर कब आ रहे हो। रविकांत जो पति होता है उधर से कहता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, शायद इस बार हमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अपनी और बातें कहती, फिर कहती है वैसे भी 7 महीने हो गए हैं, इस बार घर पे छुट्टी लेकर के आ जाइए। और रविकांत उसी बीच में ठेकेदार को फ़ोन दे देता है, कहता है ये लो इनसे बात कर लीजिए। वो पत्नी ठेकेदार से बात करती है, कहती है कि 5-10 दिन की इनको छुट्टी दे दीजिए, जो कि ये घर पर आकर बीवी बच्चों से मिल सकें। ठेकेदार उसकी पत्नी की बात को मानते हुए रविकांत को 5-7 दिन की छुट्टी दे देता है। और छुट्टी के दौरान जब रविकांत बुलंदशहर से अपने घर के लिए निकलता है, इधर पत्नी और रविकांत के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब 7 महीने बाद उसका पति बुलंदशहर से नौकरी करके घर पे आ रहा था, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ रहा था। लेकिन रविकांत बुलंदशहर से उस ट्रेन पर बैठता तो है रेलवे स्टेशन से, लेकिन जब गांव के नज़दीक में आ जाता है तब भी वो अपने माँ बाप से संपर्क कर पा रहा था। कहता है कि अब हम पास ही की स्टेशन में आ चुके हैं, यहाँ से 15-20 मिनट का समय लगेगा, हम अब घर पे आने वाले हैं। और उसके बाद ही रविकांत का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद पिता काफ़ी देर समय तक इंतज़ार करते रहते हैं कि आखिरकार हमारा बेटा कहाँ रह गया। अब 26 दिसंबर की शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक रविकांत का कोई भी अता पता नहीं होता है। माता पिता परेशान होकर के पास ही में जो सोपहू थाना लगता है, उस थाने में जाते हैं और रविकांत की गुमशुदगी की एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि साहब वहाँ से बुलंदशहर से मेरा लड़का आया हुआ था और इस पास की ही स्टेशन में आने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जिसके बाद पुलिस तलाशना शुरू करती है। उसके बाद जिस हाल में रविकांत की लाश मिली, और वो हाल देखने के बाद तो आम इंसान तो क्या, पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये कहानी उस शहर की सबसे बड़ी न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि नई साल पे जहाँ पर खुशियाँ मनाने वाली थी, वहाँ पर इतना भारी दुख होता है जिसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। तो क्या है पूरी घटना, शुरू से आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के धौलपुर ज़िले में, सोपोऊ थाना लगता है, वहीं पर एक गांव लगता है देवनगरिया से इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है। असल देवनगरिया का रहने वाला रविकांत होता है, जो 4 बहनों का अकेला भाई होता है, जिसके 2 बच्चे भी होते हैं और माँ बाप होते हैं। और गाँव से बुलंदशहर 1907 किलोमीटर दूर अच्छा खासा मार्बल का कारीगर था, टाइल लगाता था, वो बुलंदशहर में काम करता था। अचानक ही जब वो अपने बुलंदशहर से घर के लिए निकलता है और जिस समय वो गायब हो जाता है, उसी के बीच बहुत से लोग परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, माता पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन पुलिस हमेशा गुमशुदगी के मामलों को हल्के में लेती है, कहती है जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे, पता चलेगा। इधर क्या होता है, 28 दिसंबर 2025 का दिन आता है। अचानक ही रविकांत की पत्नी रजनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और रात के 12 बजे वो उठती है और उसको पसीना आने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। सास ससुर पास में जाके पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहती है कि मैंने देखा है सपने में कि हमारे पति के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है, जिनकी किसी ने सर में पत्थर मार करके जिनकी हत्या कर दी, और शेरगढ़ किले के पास उनकी डेथ बॉडी पड़ी हुई है। जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो माँ बाप को भी एक बार सनाका हो जाता है, सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन समय उस वक्त रात का था, पत्नी को समझाया जाता है, बुझाया जाता है, उसके बाद वो सो जाती है। हालांकि रात को उसको नींद तो नहीं आती है। दूसरा दिन सुबह होती है, को गांव में से ही एक प्राइवेट गाड़ी की जाती है, वहाँ शेरगढ़ किले के पास इस पत्नी को लेकर के जाया जाता है और गांव के ही 2-1 व्यक्ति और जाते हैं। और जाने के बाद जब वहाँ देखा जाता है तो जैसा उसने सपने में देखा था, ठीक वैसा ही वहाँ पर सीन होता है। वहाँ पर पास में ही एक खून से सना हुआ पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखने के बाद इधर उधर जब झांकने की कोशिश करते हैं तो शेरगढ़ किले की 50 फीट गहराई में एक डेथ बॉडी पड़ी हुई थी, जो जिसका सर तो काफ़ी दूर से भी खूना खच्चर दिख रहा था। देखने के बाद उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। सर्दी के मौसम में पसीने आने लगते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन उनमें से ही गांव का एक समझदार व्यक्ति होता है, वो पास ही के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। जब उस हालत को देखती है, देखने के बाद पता चलता है कि इस रविकांत की तो गुमशुदगी सोपोऊ थाने के अंदर लिखी हुई है। फिर पुलिस सोपोऊ थाने में संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पता लगाती है कि आखिर ये बताइए कि यहाँ पर जो है तुमको ये पता कैसे चला कि यहाँ पर ये रविकांत की डेथ बॉडी पड़ी हुई है। तो रविकांत की पत्नी पुलिस को भी हूबहू वैसी ही कहानी बिल्कुल बताती है, जैसे कि सपनों में अपने सास ससुर को समझाने का, बताने का नाटक कर रही थी।
लेकिन वो ये भूल रही थी कि पुलिस इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। जैसे ही पुलिस ये कहानी सुनती है, पुलिस का दिमाग घूम जाता है। सबसे पहले उस रजनी को ही शक के दायरे में लेते हैं और लेने के बाद रजनी की कॉल डिटेल जब निकाली जाती है, पूरी 1 महीने की जब सीडीआर निकाली जाती है, तो उस सीडीआर में एक नंबर निकल कर के आता है, जो नंबर होता है शाहरुख खान का नंबर होता है। पुलिस सीडीआर को जब रजनी के सामने रखती है और उससे पूछती है कि ये शाहरुख खान कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है, रजनी समझ जाती है कि अब ये हमारा मामला ज़्यादा चलने वाला नहीं है। वो बताती है कि शाहरुख एक टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस सबसे पहले तो उस रजनी से शाहरुख खान का पता लेती है और पता लेने के बाद में शाहरुख खान के घर पहुंचती है। शाहरुख खान भी बिल्कुल निश्चिंत रूप से सोया हुआ था। हालांकि रजनी उस समय पुलिस कस्टडी में थी। अगर उसके पास फ़ोन होता तो ज़रूर ही शाहरुख को सूचना भी दे सकती थी कि पुलिस पहुंचने वाली है, आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन वो तो पुलिस कस्टडी में थी। तो शाहरुख खान के घर पे जब पुलिस पहुंचती है तो शाहरुख खान निश्चिंत घूम रहा था। पुलिस शाहरुख खान को धर के ले आती है। थाने में लाने के बाद अब दोनों लोगों को बैठाला जाता है और सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अपनी कहानी को बताना शुरू हो जाती है। सबसे पहले रजनी बताती है, हमारे पति दरअसल हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, ये हमें समय बहुत कम दे पाते हैं। इसी बीच हमारे शाहरुख खान से हमारी दोस्ती हो गई है। 6 महीने से हम लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं। जुलाई से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध चले आ रहे हैं और हमें अपने पति के साथ रहना नहीं था और इसको छोड़ कर के शाहरुख से हम रहना चाहते थे। शाहरुख के साथ ही हम शादी करना चाहते थे, इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जब शाहरुख खान को रिमांड पर लेती है तो शाहरुख खान भी अपनी कहानी को बताना शुरू कर देते हैं। पुलिस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी। वो बताता है दरअसल वो एक पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी को चलाता था। करीब 3 जुलाई 2025 की बात है, जिस शाहरुख खान जब किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था, उसी दौरान इसको ये 2 सवारियाँ मिलती हैं, रजनी और इसका पति मिलता है। और उस दिन रजनी का पति बुलंदशहर जा रहा था। उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। पत्नी पति को छोड़ने जा रही थी। पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और शाहरुख खान जो था वो शीशे में से सब कुछ देख रहा था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पति को तो बुलंदशहर जाना था, शाहरुख खान छोड़ देता है। पत्नी कहती है कि आप ही हमें यहाँ से घर तक ड्रॉप कर दीजिए। शाहरुख खान कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारा तो यही काम है, हम तो सवारियों को ही छोड़ते हैं। उसी बीच शाहरुख खान की उस रजनी से बातचीत होती है। बातचीत होते होते स्टेशन से घर तक का सफ़र इतनी जल्दी तय हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चला। रजनी का घर आ जाता है। रजनी उस घर पे उतर जाती है। इन लोगों के बीच में इतनी घनी मित्रता हो जाती है, ये दोनों ही लोग एक दूसरे का नंबर को आदान प्रदान कर लेते हैं। रजनी कहती है कि हमें कहीं जाना आना होगा तो हम तुम्हें बता देंगे, आप प्लीज़ टैक्सी लेकर के आ जाया करिएगा। वो कहता है, शाहरुख कहता है बिल्कुल, हमारा तो यही काम है, हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात फिर से एक वक्त आता है करीब 15 दिन बाद, जब रजनी शाहरुख को फ़ोन करती है और कहती है हमें थोड़ा सा बाज़ार जाना है, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीद के लाने हैं। तो उसी टैक्सी में बैठ करके जब वो बाज़ार करने जाती है तो उसके बीच, इन दोनों के बीच बातचीत ज़्यादा गहरी हो जाती है, अच्छे संबंध हो जाते हैं। इन लोगों के इतने अच्छे संबंध हो जाते हैं कि अब ये एक दूसरे के घर रिश्तेदारों की तरह आने जाने लगते हैं। अक्सर शाहरुख इनके घर पे आया जाया करता था, रात को रुकता भी था, सुबह उठते ही आराम से चला जाया करता था। हालांकि शाहरुख का कुछ व्यवहार ऐसा था, रवैया ऐसा था, जिसको देख करके माँ बाप भी ज़्यादा शक नहीं करते थे और बच्चों को भी उसका व्यवहार ठीक ठाक ही लगा था, जिसलिए शाहरुख इनके घर पे आता जाता रहता था। जिन्हीं ने एक बात की जिद पकड़ी, शाहरुख से कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शाहरुख कहता है कि हमारे साथ रहने की इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमारे साथ में भाग चलिएगा, हम लोग कहीं दूर निकल चलते हैं। रजनी कहती है नहीं, ऐसे नहीं, वो हमारे पति हैं, तुम उनको जानते नहीं हो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहती है कि हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें तुम्हें रविकांत को ठिकाने लगाना होगा, फिर हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। फिर वो कहता है, शाहरुख कहता है तुम्हारे पति तो इतनी दूर रहते हैं, वो आखिर यहाँ तक कैसे आएंगे और उनको ये काम करना कितना मुश्किल रहेगा। वो कहती उसकी आप बिल्कुल कतई चिंता मत कीजिएगा, नया साल भी आने वाला है, हम उनको फ़ोन करके बुलाएंगे और आपको सिर्फ इतना करना है कि रेलवे स्टेशन तक जाना है और जाने के बाद उनको बिठाल करके ले करके आना है। शाहरुख भी ठीक वैसा ही करता है प्लान के मुताबिक। अब रविकांत जैसे आने वाला था, वहीं गेट पर ही टैक्सी लेकर के खड़ा हो जाता है। जैसे ही रविकांत आता है, शाहरुख कहता है कहाँ जाना है, वो कहता है सोपहू जाना है। कहता है सोपहू के कितने पैसे लिए, वो कहता है कि 150 रुपये का किराया होता है, तो वो कहता है कि 100 रुपये लिए। अब पैसे बचाने के चक्कर में वो कहता है ठीक है। रविकांत जो है शाहरुख की
टैक्सी में बैठ जाता है और बैठने के बाद अब पत्नी जो थी रविकांत की, वो सारे राज शाहरुख को पहले ही बता चुकी थी। अब इसी बीच ठीक उसी तरीके की शाहरुख बातें करने लगता है जो कि इस रविकांत को ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। थोड़ा सा चलने के बाद शाहरुख कहता है कि अगर आपको भाई साहब कोई ऐतराज़ ना हो तो शेर किले पर घूमते हुए चलते हैं। तो हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर ही तो पहुंचना है और 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे। और रास्ते में जाकर के गाड़ी रोकी जाती है। वो पत्नी पहले ही बता चुकी थी कि ये एक नंबर का शराफी आदमी है, बहुत ज़्यादा नशेबाज है। तो वो सारी चीज़ों का इंतजाम करता है शाहरुख, जो कि उसके पति रविकांत को पसंद आती हैं। दारू वगैरह खरीदने के बाद अब शेरगढ़ किले पर पहुंचते हैं, जहां पर ये लोग पीना स्टार्ट करते हैं। दारू पीते पीते रविकांत को ज़्यादा मात्रा में ओवरडोज दे दिया जाता है और जब उसको ओवरडोज हो जाता है तो नशे की हालत में बिल्कुल ही वो पूरी तरीके से गिर चुका था। जब वो पूरी तरीके से गिर जाता है, अपना होश व हवास खो बैठता है, उसी टाइम पे अब शाहरुख अब रजनी के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। रजनी कहती है, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, हमने सब व्यवस्था पहले से ही कर रखी है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी टैक्सी से तुम ही तो लेकर के आए हो, अब ये लोग अगर ढूंढेंगे तो कोई कहीं ढूंढेगा, कोई कहीं, तुम्हारे बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होगा। उसके बाद शाहरुख कहता है ठीक है, तो हम अपने काम को अंजाम देते हैं। शाहरुख एक पत्थर उठाता है, तभी रजनी कहती है कि थोड़ा रुको तो सही, फ़ोन पर वीडियो कॉल लगाओ, हम भी देखना चाहेंगे कि हमारा पति कितने तड़प कर मरता है, कैसे चीखता है, कैसे चिल्लाता है। तो शाहरुख वीडियो कॉल को चालू कर लेता है और चालू करने के बाद एक पत्थर उठाता है और रविकांत के सर पर तेजी से वार कर देता है, जिसके बाद रविकांत बहुत ही तेजी से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद फिर से वो पत्थर के कई एक बार करता है, जिससे रविकांत सिसकियां भर रहा था। वो इतनी स्थिति में नहीं था, उसका शरीर इतना मूवमेंट नहीं कर पा रहा था कि ज़्यादा कुछ वो सके या डोल सके। एक तो उसको नशे का इतना ज़्यादा ओवरडोज था और दूसरे उसके बार सर पर जो किए जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में रविकांत अपनी दम तोड़ देता है और दम तोड़ने के बाद ये शाहरुख जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो रविकांत को 50 फुट गहरी खाई में धकेल देता है और धकेलने के बाद वो शाहरुख वहीं से अपनी टैक्सी को उठाता है और उठाने के बाद अपनी बहन के घर आगरा के लिए निकल जाता है। फिर घर वाले रविकांत का इंतजार करते करते जब रविकांत नहीं आते हैं तो थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई जाती है, लेकिन अक्सर कर गुमशुदगी के मामलों को पुलिस वाले उतने सीरियस लेते नहीं हैं। कहते हैं कि 2-4 दिन में कहीं आसपास होगा तो आ ही जाएगा, लेकिन शायद भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जो शायद रजनी ने जो कृत्य किया था उसे उसका पश्चाताप हो रहा था या क्या हो रहा था, जिसके लिए वो अपने आप को बार बार यही महसूस कर रही थी। जब भी वो शाम को सोती थी तब भी उसके मुंह से वही चीखें उसको सुनाई देती थी जो कि उसके पति ने कॉल पर उसको सुनाई थी। और जैसे ही वो लेटती है उसको हर समय वही सुनाई देता है, वही सिसकियाँ सुनाई देती हैं जिस तरह से वो लाइव तड़प रहा था। और इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है अपने आप में। वो सहते सहते रात के करीब 12 बजे का समय होता है और वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाने लगती है ये चीज़ आम लोगों को पता लगती है, गांव वाले तो लोग एक बार इसको मान भी लेते हैं क्योंकि अक्सर कर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब ये सूचना पुलिस को पता लगती है तो पुलिस का शक वहीं से इसके ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो यह और भरतपुर के जज साहब ने भी जब इस केस की अच्छी तरह से फाइल पलटी और पलटने के बाद उसका निर्णय भी उसी तारीख पर ले लिया जिस दिन सबसे पहले दिन ही रजनी को कोर्ट में पेश किया था। जज साहब ने सज़ा सुनाई कि आखिरी सांस तक ये रजनी और उसका प्रेमी शाहरुख दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ही इस सज़ा की आवाज़ रजनी के कानों में पड़ती है तो रजनी और तेज़ रोने लगती है और कहती है कि मुझे आखिरी बार अपने बच्चों से तो मिलवा दीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। तभी सरकार की तरफ से जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बच्चों को बुलाए जाते हैं और जैसे ही रजनी बच्चों के पास जाती है तो गले से चिपट कर रोने लगती है। आसपास की अदालत में जितने भी लोग खड़े थे सबके चेहरे एकदम डाउन हो जाते हैं कि आखिर ऐसा नज़ारा शायद कभी फिल्मों में देखा होगा, तो भविष्य में आज ऐसा नज़ारा पहली बार ही देख रहे हैं। लेकिन तभी पुलिस की लेडीज कांस्टेबल होती हैं, वो रजनी को उठाती हैं और कहती हैं अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, जो तुमने किया है उसकी सज़ा यही है, अब वहाँ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल रजनी को और उसके प्रेमी शाहरुख को भरतपुर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।